चलिए ठीक है, हम क्वेश्चन आंसर सेशन को मूव करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करूं स्लाइड को लाऊं? जी ओके। तो पहला सवाल ये था कि अगर किसी बच्चे के लंग्स ऑलरेडी डैमेज हो चुका है तो मजीद डैमेज से बचाव के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो मजीद डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए एक तो ये कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज जो कि बार बार सारे लेक्चर्स में कहा जा रहा है कि उनका वेट ऑप्टिमाइज करना चाहिए, क्योंकि स्टडीज बहुत सारी स्टडीज हुई हैं और सारी स्टडीज ये दिखाती हैं कि जो पेशेंट्स जिनके वेट अच्छे होंगे उनका प्रोग्रेशन ऑफ लंग डैमेज स्लो होगा, और जिनका वेट अच्छा नहीं होगा तो उनका जो है ना लंग प्रोग्रेशन एट अ मच रैपिड स्पीड होगा। तो एक तो वेट को ऑप्टिमाइज करना, दूसरा ये कि लंग्स को जितना हम क्लीन रख सकते हैं स्प्यूटम से स्प्यूटम को निकालना है, और ये प्रोसेस बहुत अर्ली शुरू करना है। जितना अर्ली हम शुरू करेंगे उतना हम लंग को डैमेज होने से बचा सकते हैं। और ये चेस्ट फिजियोथेरेपी उस वक्त भी करनी है जब बच्चा बीमार नहीं हो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि वेट करते हैं, जब बच्चा बीमार हो जाते हैं फिर चेस्ट फिजियोथेरेपी पे जोर देते हैं। लेकिन बेसिक्स जो चेस्ट फिजियोथेरेपी की है वो ये है कि हम जब बच्चा नॉर्मल हो उस वक्त उसकी चेस्ट फिजियोथेरेपी भी करें, ताकि जो स्प्यूटम है हम उसको निकाल सके, ताकि वो अंदर रहे ही ना इस लेवल तक कि उसमें इन्फेक्शन हो और लंग को डैमेज करे। फिर उसके बाद ये कि जैसे ही नई इन्फेक्शन सामने आए उसको जल्दी से ट्रीट करना चाहिए। जैसे नॉर्मल बच्चों में अगर उनको जैसे कोल्ड जुकाम वगैरह होता है तो हम क्या करते हैं, हम कुछ दिन देखते हैं कि हो सकता है वायरस है, हो सकता है एंटीबायोटिक्स की जरूरत न पड़े। लेकिन सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट्स में हम यूजुअली वेट नहीं करते हैं। द मिनट हमें कुछ साइंस ऑफ इन्फेक्शन नजर आने शुरू हो जाती है, वी स्टार्ट एंटीबायोटिक्स अर्ली एंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। यानी नॉर्मल पेशेंट में हम नॉर्मल बच्चों में हम 5 दिन 7 दिन एंटीबायोटिक्स देके स्टॉप कर देते हैं, लेकिन सिस्टिक फाइब्रोसिस में एटलीस्ट 2 वीक्स 3 वीक्स एंटीबायोटिक्स देते हैं, ताकि वो इन्फेक्शन एक तो ये कि ट्रीट हो जाए जल्दी, और दूसरा ये कि उससे जो डैमेज हो वो परमानेंट ना हो, बल्कि जितना मिनिमम हो सके उसको मिनिमम पे रखें। और जो पेशेंट्स जब उनको पहली दफा सुडोमोनास अपने स्प्यूटम में यानी उनको जब ग्रो करे तो हम कोशिश करें कि उसको इरेडिकेट करें विद अ फुल कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट। और जिन पेशेंट्स के इरेडिकेट न हो, यानी बार बार इरेडिकेशन के बाद भी बार बार ग्रोथ हो रही है, जिसको हम क्रॉनिक ग्रोथ बोलते हैं, तो उनको फिर हम एजिथ्रोमाइसिन और टोब्रामाइसिन नेप्स पे स्टार्ट कर दें। इसी तरह जो और सराउंडिंग कंडीशंस हैं जिनसे लंग डैमेज ज्यादा हो सकता है, जैसे गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स है, उसको भी हम ट्रीट करें, ताकि जो लंग को जो अगर उससे कुछ डैमेज हो रही है तो उसको भी हम प्रिवेंट कर सकें। और फिर जो एबीपी है उसके बारे में हमने आज तो बात नहीं की, लेकिन ये भी एक ऐसी चीज है जिससे लंग को काफी डैमेज हो सकता है, और इसके लिए हम वॉच आउट रखें, क्योंकि इसकी डायग्नोसिस जरा मुश्किल होती है। अगर इसके बारे में हम सोचेंगे नहीं तो हम इसके लिए टेस्ट नहीं करेंगे, अगर हम टेस्ट नहीं करेंगे तो ये हमसे मिस हो सकता है, और बाय द टाइम हम रियलाइज करें कि बच्चे को एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस है तो हो सकता है कि काफी डैमेज हो चुका हो लंग को। तो इसलिए इसके लिए भी जो एनुअल हमारे लैब्स होते हैं वो हम करें इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा अगर इजाजत हो। जी जी। तो a lot of patients जो पाकिस्तान से या पेरेंट्स कॉल करते हैं या कांटेक्ट करते हैं, तो they usually stop antibiotics as soon as they're seeing improvement, and I would definitely मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि ये जो चीज है ना प्रैक्टिस, लेट द एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा खत्म होने दें, क्योंकि अगर जल्दी खत्म कर देंगे तो बैक्टीरिया इज ऑलवेज बिकमिंग रेजिस्टेंस का मतलब यू आर रनिंग आउट ऑफ आइडियाज, रनिंग आउट ऑफ मेडिसिन जो आप ट्रीट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के लिए फिर मेडिसिन नहीं बचती, तो ओवरऑल इन द लॉन्ग रन आपको फिर डैमेज ही होता है लंग पे। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एंटीबायोटिक्स हम पहले तो अगर जरूरत ना हो तो इस्तेमाल न करें, और जब एक दफा हमें पता लग जाए कि इन्फेक्शन हो रही है हम स्टार्ट करें तो हम कोर्स पूरा करें। क्योंकि अगर हमने बात दफा लोग करते हैं कि 1 डोज ले लेते हैं 2 डोज ले लेते हैं और फिर स्टॉप कर देते हैं, तो उससे वही जैसे उन्होंने बताया कि रेजिस्टेंट हो जाएगा, और डाउन द रोड फिर बच्चे को उसमें उस एंटीबायोटिक से फायदा नहीं होगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जब हम कोर्स शुरू कर दें तो वी टेक द फुल कोर्स अकॉर्डिंग टू एज द डॉक्टर हैज टोल्ड अस। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वो ये है कि अगर एक 13 इयर्स के सीएफ बच्चे को जिसका अपर लोब डैमेज हो चुका है, तो क्या उसमें लोबेक्टमी की तरफ जाना चाहिए कि वो लोब रिमूव करने की तरफ, या कोई और उनके पास ऑप्शंस हैं? अच्छा, इसका मैंने रिटन आंसर नहीं दिया क्योंकि ये जरा रिटन काफी लंबा हो जाता, तो मैंने आई थॉट कि आई विल जस्ट टॉक अबाउट इट।
तो अगर नॉन सीएफ पेशेंट हो फॉर एग्जांपल, यानी कोई नॉर्मल जैसे मतलब चाइल्ड हो, उसको सवेयर नमोनिया हो गया फॉर एग्जांपल, और उस नमोनिया से फॉर एग्जांपल उसका लंग डैमेज हो गया, एक पोर्शन ऑफ द लंग डैमेज हो गया, लेकिन बाकी सारा लंग उसका नॉर्मल है, तो इस केस, और वही जो लोब है वो बार बार इन्फेक्शन का सबब बन रहा है, तो ऐसे केस में हम ऑप्ट करते हैं उस पार्ट को रिमूव करने के लिए। लेकिन सिस्टिक फाइब्रोसिस में चूंकि लोकलाइज डैमेज नहीं है, सारे के सारे लंग डैमेज होंगे, सारे के सारे एयरवे डैमेज होंगे, तो अगर हम पार्ट ऑफ द लंग्स को निकालना शुरू कर देंगे तो फिर एंड में बच्चे के पास कुछ बचेगा नहीं। तो इसलिए हम वी ट्राई नॉट टू डू एनी लोबेक्टमीज अनलेस कि वही ऐसा कोई बहुत रेयर सिनेरियो हो जिसमें सारे लंग्स बाकी ठीक है, लेकिन एक पोर्शन है जो कि रिकरेंट इन्फेक्शन का सबब है, तो ऐसे केस में rarely जो है ना we may go for lobectomy, but majority of the cases we do not want to do lobectomy because इसमें it is a यानी क्या कहते हैं full सारे lungs involved है, तो अगर हम एक एक लोब निकालना शुरू करेंगे, एक लोब निकालेंगे, बाद में दूसरे लोब में डैमेज शुरू हो जाएगा, फिर उसको निकालेंगे, तो एंड में तो बच्चे के साथ कुछ बचे ही बाकी नहीं बचेगा। बिल्कुल सही। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे कि सीएफ के पेशेंट्स में लंग कोलैप्स की क्या रीजन होती है और क्या किया जा सकता है कि जिससे ये कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट की जा सके, अच्छा, तो लंग अवॉइड की जा कोलैप्स, सके? तो लंग कोलैप्स जो है ना उसका दो सिनेरियोज हो सकते हैं। एक तो ये है कि जो एयरवेज है जो कि हवा को अंदर और बाहर लेके जाते हैं, अगर उसमें म्यूकस बहुत ज्यादा जमा हो जाए जैसे, और वो इस हद तक पहुंच जाए कि वो उस एयरवेज को कंप्लीटली ब्लॉक कर दे, यानी उसमें हवा की एंट्री बिल्कुल बंद हो जाए, इतना ज्यादा म्यूकस जमा हो जाए, तो उसके नीचे जो एरिया होगा उसको हवा जाना बंद हो जाएगा और वो लंग कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम जो है ना क्या करेंगे कि इस म्यूकस प्लग को निकालने की कोशिश करेंगे। अगर अक्यूटली हुआ, जैसे अक्यूट इन्फेक्शन में हो गया, तो ऐसे केस में फिर ब्रोंकोस्कोपी होगी, और ब्रोंकोस्कोपी के थ्रू हम उस म्यूकस प्लग को सक्शन करने की मतलब जो है ना कोशिश करके रिमूव करेंगे। लेकिन ये बहुत रेयर है, यूजुअली सीएफ में म्यूकस थिक होता है, एयरवेज को वो नैरो करता है, लेकिन कंप्लीट कोलैप्स इज वेरी अनयूजुअल। तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्या ही होता है कि जब हम एग्रेसिव एयरवे क्लियरेंस टेक्निक्स करेंगे, चेस्ट फिजियोथेरेपी करेंगे, तो वो म्यूकस जो है ना वो मूव हो जाएगा और उसको पेशेंट खांस के निकाल देगा, तो उसकी वजह से यानी कोलैप्स यूजुअली नहीं होना चाहिए। बास दफा ये होता है कि कोलैप्स इज बिकॉज ऑफ द न्यूमोथोरैक्स, न्यूमोथोरैक्स आ गया, एयर जो है ना प्लूरल स्पेस में आ गई, जिसकी वजह से लंग कोलैप्स हो गया। अब ये लंग जो है ना ये कोलैप्स है, इसको जरूर री एक्सपैंड करना है, और उसके लिए ये कि न्यूमोथोरैक्स को हम ट्रीट करेंगे, तो जब न्यूमोथोरैक्स को ट्रीट करेंगे तो लंग खुद ही जो है ना वो हो जाएगा, खुल जाएगा यानी। अच्छा, तो लेट्स सी। अच्छा, और एक और बात भी है कि बाज़ दफा ये होता है कि जब सेवियर लंग डिजीज हो जाती है, तो लंग जैसे मैंने कहा था ना फाइब्रोज हो जाता है, तो फाइब्रोज होके उसका एक अगर एक जगह बहुत ज्यादा डैमेज फॉर एग्जांपल हुई हो और वो फाइब्रोज हो गया हो, तो वो श्रिंक हो जाता है, तो बाज़ दफा ऑन एन एक्सरे इट मे गिव यू एन इंप्रेशन कि ये पार्ट कोलैप्स है, लेकिन एक्चुअली वो कोलैप्स नहीं होता, वो फाइब्रोटिक होकर डैमेज कंप्लीटली हो चुका होता है और उसके लिए एक्सपेंशन के कोई चांसेस नहीं होते। Dr. Zubia, क्या weight underweight होना is a part of does it play a part in collapsing a lung? Does it help in collapsing the lung? नहीं, it will not मतलब low weight will increase your predisposition to infections, and the infections can then lead to यानी damage to the lung, लेकिन per se low weight is not a cause for collapse of the lung. Thank you. थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन में कोलैप्स से रिलेटेड है कुछ, इसमें ये था कि इफ वन लोब, अगर एक लोब जो है लंग का वो कोलैप्स है और बाकी लोब्स में इन्फेक्शन है, तो क्या इस सूरत में लोबेक्टमी की जाएगी या फिर ये कि उस कोलैप्स लंग को छोड़ के इन्फेक्शन को ट्रीट किया जाएगा, मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाएगा इन्फेक्शन के लिए? बेसिकली हम जो है ना एंटीबायोटिक्स देंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, जो लोब्स वो कोलैप्स नहीं है उनको जो है ना सेव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लाइक आई सेड कि कोलैप्स
या तो मतलब अगर एक्यूट है तो उसको तो हम ब्रोंकोस्कोपी करेंगे या चेस्ट फिजियोथेरेपी से उसको ओपन करने की कोशिश करेंगे। और अगर वो परमानेंटली कोलैप्स्ड है या फाइब्रोटिक है तो उसको तो फिर हम दोबारा मतलब वो नहीं कर सकते, रीएक्सपैंड नहीं कर सकते। तो जो बाकी जो लोब्स हैं उसको हम सेफ करने की कोशिश करेंगे और उसमें फर्दर डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक्स देंगे, और वो यूजुअली लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम पे देंगे, यानी जैसे 2 वीक्स का कोर्स या 3 वीक्स का कोर्स या 4 वीक्स का कोर्स। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि ये कैसे पता चलेगा कि बच्चे का कितना लंग डैमेज हो चुका है? अच्छा, तो इसमें डिफरेंट चीजें हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड आउट कि भाई के लंग डैमेज की प्रोग्रेशन कैसे हो रही है। तो जो बड़े बच्चे होते हैं उनमें हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट से हमें थोड़ा मतलब अंदाजा होता है कि शुरू में अगर बच्चे का फॉर एग्जांपल उनके लंग फंक्शन 90% था और फिर कुछ सालों बाद वो जो है ना 75% हो गया, फिर 50% हो गया, तो दिस गिव्स अस एन आइडिया कि बच्चे के लंग डैमेज हो रहे हैं और उसका लंग फंक्शन डिक्लाइन हो रहा है। इसके साथ साथ इंटरमिटेंटली हम चेस्ट एक्सरे करते रहते हैं। जब बच्चा बीमार हो जाता है तो यूजुअली हम चेस्ट एक्सरे करते हैं, तो उससे हमें जो है ना ब्रोंकिएक्टिस का थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाता है। चेस्ट एक्सरे इज नॉट द बेस्ट यानी टेक्निक फॉर लुकिंग एट ब्रोंकिएक्टिस, लेकिन ये कि हर वक्त सीटी स्कैन बंदा कर नहीं सकता, तो सीरियल चेस्ट एक्सरे यानी उसको बच्चे के प्रेजेंट चेस्ट एक्सरे को प्रीवियस चेस्ट एक्सरे के साथ कंपेयर करके देखा जा सकता है कि लेवल ऑफ ब्रोंकिएक्टिस कहाँ तक जा रही है, सेम है या जो है ना बढ़ रही है। क्योंकि कम तो नहीं होगी, ब्रोंकिएक्टिस एक दफा हो जाए वो तो फिर जाती नहीं है, लेकिन हमने क्या देखना है कि वो और प्रोग्रेस हो रही है और ज्यादा जल्दी जल्दी बढ़ रही है कि नहीं। और फाइनली अगर बिल्कुल ज्यादा मतलब क्लियर कट एविडेंस देखना है तो उसके लिए फिर सीटी स्कैन करना होता है। तो सीटी स्कैन में फिर आपको जो है ना ब्रोंकिएक्टिस की एक्सटेंट का भी अंदाजा हो जाता है और साथ में लंग जितना डैमेज हो रहा है उसका अंदाजा भी हो जाता है। लेकिन अगेन सीटी स्कैन में रेडिएशन बहुत ज्यादा होती है, तो हम फ्रीक्वेंटली नहीं करते। मे बी लाइक से आफ्टर 5 years और सो जस्ट टू सी द प्रोग्रेशन वी मे डू वन, लेकिन इन बिटवीन यूजुअली चेस्ट एक्सरे ही इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक अच्छा, यहाँ है। पे मैंने हाँ एग्जांपल दी थी, तो ये इसमें यहाँ पे जैसे एग्जांपल है, ये पेशेंट है, इसके चेस्ट एक्सरे शुरू में यहाँ पे जो है ना आप देख रहे हैं थोड़े थोड़े ब्रोंकिएक्टिस है, लंग इतना बुरा नहीं है, यहाँ पे थोड़े इंक्रीज मार्किंग है, थोड़ी ब्रोंकिएक्टिस है। 2 साल बाद इस पेशेंट का दोबारा एक्सरे हुआ है और आप देख सकते हैं कि काफी प्रोग्रेस हो गई है और काफी जो है ना ब्रोंकिएक्टिस पेरिफेरी तक आ गए हैं। तो दिस गिव्स यू एन आइडिया कि 2 साल के अंदर अंदर काफी लंग डैमेज हो चुका है। इसी तरह यहाँ पे मैंने कुछ सीटी स्कैन दिए हैं। ये इनिशियली जो मतलब अगर बेबी होता है या पेशेंट हु डजंट हैव टू मच लंग प्रॉब्लम, तो उसका अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे ये लंग्स है, लंग्स अच्छे नजर आ रहे हैं। ये इसमें जो व्हाइट डॉट्स है ये ब्लड वेसल्स है, ये जो ब्लैक डॉट्स है ये ब्रोंकाई है। तो इतने ज्यादा डायलेटेड ब्रोंकाई बिल्कुल बल्कि नजर भी नहीं आ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे लंग डैमेज ज्यादा होती जाएगी, तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रोंकाई जो है ना दे हैव स्टार्टेड बिकमिंग वेरी डायलेटेड और जो है ना स्प्रेड हो रहे हैं। और इन दी एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बिल्कुल एंड स्टेज है जहाँ पे सारा लंग ऑलमोस्ट डैमेज हो गया है और सिर्फ डायलेटेड सैक्स और बुल्लेस और ब्रोंकाई वेरी डायलेटेड ब्रोंकाई रह गई है। तो दिस गिव्स यू एन आइडिया कि कितना प्रोग्रेस हो रहा है लंग डैमेज का। ये भी उसी तरह का एक एक्सरे है। जी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि अगर HRCT से पता चला है कि लंग का लोअर लोब डैमेज है, तो क्या आने वाले वक्त में मेडिसिन से या जब इन्फेक्शन ठीक होगा उससे ये डैमेज हील हो जाएगा या ये परमानेंट हो? अच्छा, उसमें ये है कि अगर अर्ली ऑन है, जैसे छोटी उम्र में बेबी है, फर्स्ट इन्फेक्शन है या मतलब उसको बहुत फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन नहीं हुए हैं और आपको जो है ना फॉर सम रीजन हमने वो किया सीटी स्कैन किया और उसमें जो है इन्फेक्शन सामने आ गया, तो और हमने उसको एंटीबायोटिक्स के साथ क्विकली और कंप्लीटली ट्रीट कर लिया, तो उस केस में डैमेज रिवर्स हो सकता है। जैसे बहुत सारे पेशेंट्स जिनको नॉन CF नहीं होता, अगर उनको बहुत सवेयर नमोनिया हो जाए और उनको बाद दफा उसकी वजह से ब्रोंकिएक्टिस भी हो जाए, तो अगर उसको पूरी तरह से ट्रीटमेंट हो जाए तो देयर इज अ चांस दैट इट विल हील एंड इट विल रिवर्स। तो अर्ली ऑन चांसेस हैं कि वो उसको हम या तो उसकी प्रोग्रेशन को स्टॉप कर दें, या अगर बहुत माइल्ड डैमेज हुआ हो
तो हो सकता है वो थोड़ा बहुत रिवर्स हो जाए। लेकिन जैसे जैसे लंग डैमेज बढ़ेगा और ब्रोंकिएक्टासिस हो जाएंगी, तो यूजुअली ब्रोंकिएक्टासिस जो है ना वो परमानेंट होती है। तो उसमें एक उसको फिर हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो सारा जो गोल होता है वो ये होता है कि फर्दर डैमेज को हम किस तरह प्रिवेंट कर सके। 100% प्रिवेंशन तो फर्दर डैमेज की भी नहीं हो सकती है, लेकिन द रेट ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ डैमेज को हम स्लो कर सकते हैं। तो जितना हम जल्दी इन्फेक्शन को ट्रीट करेंगे और जितना लॉन्गर एंटीबायोटिक कोर्स इस्तेमाल करेंगे, तो उससे ये होगा कि जो इन्फेक्शन है वो इतना ज्यादा डैमेज नहीं करेगा, तो द प्रोग्रेशन ऑफ डैमेज विल बी स्लो डाउन। और साथ साथ उसके वेट का, बच्चे के वेट का ख्याल रखें, और जो है ना जो रिफ्लक्स वगैरह बाकी चीजें हैं उनका भी ख्याल रखें, तो इंशाल्लाह डैमेज का जो प्रोग्रेस है वो स्लो हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हेमोप्टिसिस से रिलेटेड है कि जो हेमोप्टिसिस या खांसी के साथ जो खून आना है, इसका ताल्लुक क्रॉनिक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से होता है या फिर जो एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की सिवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है? एक्चुअली इसमें दोनों हो सकते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सिस्टिक फाइब्रोसिस पेशेंट जो होते हैं उनमें जो हेमोप्टिसिस होती है वो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस की वजह से होती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको अपने स्लाइड्स में बताया था कि क्रॉनिक लंग डिजीज हो जाती है, उसकी वजह से ब्रोंकिएक्टासिस हो जाती है, उसकी वजह से जो ब्रोंकियल आर्टरीज है वो डायलेटेड हो जाती है, उनके जो वॉल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, तो वो इजीली टीयर हो जाते हैं इन्फेक्शन की वजह से। तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो है ये होगी क्रॉनिक लंग डिजीज की वजह से। लेकिन बाज दफा एक बहुत सवेयर एक्यूट इन्फेक्शन भी जो है ना हेमोप्टिसिस को ट्रिगर कर सकता है। तो यानी इट कैन बी ईदर वन, बोथ से हो सकता है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्रॉनिक लंग डिजीज की वजह से होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको वैसे और आप कवर कर ही चुकी हैं अपनी इस उसमें प्रेजेंटेशन में। वो ये था कि हेमोप्टिसिस कितना सिवियर हो तो ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन की तरफ जाया जाएगा? जी, ये तो कवर हो गया था ना कि या तो ये कि एक वक्त में मैसिव हेमोप्टिसिस हो 24 आवर्स में 240 ml से ज्यादा हो, या ये कि 100 ml पर डे, लेकिन इट इज कंटिन्यूइंग फॉर सेवरल डेज, या ये कि जो हेमोप्टिसिस स्टॉप नहीं हो रही, तो देन वी विल गो फॉर ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन। जी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट ये है क्वेश्चन कि क्या हेमोप्टिसिस के दौरान चेस्ट फिजियोथेरेपी कंटिन्यू की जानी चाहिए? ये भी आपने आंसर कर दिया था। ये कि कौन सी स्पेसिफिक कोई एयरवे क्लियरेंस टेक्निक्स हैं जो बिल्कुल नहीं यूज करनी चाहिए जब ये हेमोप्टिसिस हो रही हो? वो तो कवर हो गया ना कि जो मैसिव होगी जी बिल्कुल। हेमोप्टिसिस उसमें हम स्टॉप कर देंगे, जो स्कैंट होगी उसमें स्टॉप नहीं करेंगे, जो इंटरमीडिएट है माइल्ड टू मॉडरेट है उसमें डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ ब्लड हम डिसाइड करेंगे। अगर थोड़ा थोड़ा होगा तो स्टॉप नहीं करेंगे, ज्यादा होगा तो स्टॉप कर देंगे। और इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है सारे, क्योंकि सारे एयरवे क्लियरेंस के एंड रिजल्ट एक ही होता है कि चेस्ट में जो अंदर स्प्यूटम है एयरवेज में उसको जो है ना सिलिया से थोड़ा हटा के और उसको एक्सपेक्टोरेट कर सके। तो नो मैटर विच टेक्निक वी यूज, एंड रिजल्ट तो वही होगा कि मतलब उससे जो है ना क्लॉट मूव होगा अगर क्लॉट है इनसाइड। हाँ जी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ये था कि हेमोप्टिसिस का क्या ताल्लुक है कि इसकी डिजीज की मॉर्बिडिटी से इंक्रीज होती है कोई? हाँ, बिल्कुल होती है। और या स्टडीज ने शो किया है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस पेशेंट को जब हेमोप्टिसिस हो जाए तो उसके बाद दे हैव अ फास्टर डिक्लाइन इन लंग फंक्शन, यानी उनका लंग फंक्शन फिर एट अ रैपिड प्रोग्रेशन डिटीरियरेट होता है, और उनको यूजुअली लंग ट्रांसप्लांट करनी जल्दी होती है और मोर्टेलिटी ज्यादा होती है। इसलिए यही है कि हम जो मेन गोल हमारा शुरू से यही होना चाहिए कि हम लंग डैमेज को स्टॉप करें, ताकि पेशेंट उस पॉइंट तक पहुंचे ही ना कि उसको हेमोप्टिसिस हो। जी बिल्कुल सही है। इसका आंसर तो वैसे पिछले आंसर में हो गया इस क्वेश्चन का कि हाँ उसके जी क्या सीएफ में उसे लंग फंक्शन की खराबी की निशानदेही करता है, तो आपने बता दिया कि उससे पता चलता है। जी बिल्कुल। वी हाँ कैन ये तो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वो ये है कि क्या कोई ऐसी मेडिसिन है कि जो हेमोप्टिसिस की वजह बन सकती हैं, या फिर ये कि कोई मेडिसिन जो वजह नहीं भी बनी लेकिन उसको स्टॉप कर देना चाहिए हेमोप्टिसिस में? ये भी कवर हो चुका है जी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। तो जो है ना ब्रूफेनी जी होती है बिल्कुल। हाँ जो कि जो सिस्टिक फाइब्रोसिस में यूज होती है, तो उसको हम स्टॉप करेंगे हर हर हर, हर किस्म की हेमोप्टिसिस में। बास दफा वेरी रेयरली ये होता है कि कोई फॉर सम रीजन यानी
नॉट कॉमन इन सीएफ, लेकिन अगर कोई पेशेंट कोई ऐसी दवाई ले रहा है जो कि ब्लीडिंग की टेंडेंसी को ज्यादा कर सकता है, फॉर एग्जांपल वारफरिन या वगैरह, या कुछ भी कुछ ऐसी हेपरिन ले रहा है फॉर वट एवर सम अदर रीजन जिससे ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है, तो फिर वो अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि भाई मैं ये दवाई ले रहा था और मुझे हेमोप्टिसिस हो गई, तो इसको स्टॉप करना चाहिए या नहीं। लेकिन दिस इज वेरी अनयूजुअल। यूजुअली अगर यूजुअली तो यही होता है कि ब्रूफेन इस्तेमाल हो रहा होता है, और दूसरा ये कि जैसे मैंने आपको बताया कि दो जो अदर चीजें जो कि हमें सोचना चाहिए, एक विटामिन के की डेफिशिएंसी, उसको ट्रीट करनी चाहिए, और एक ये कि लिवर डिजीज तो नहीं है बच्चा इस बच्चे को जिससे कोई और सबब है हेमोप्टिसिस का। डॉक्टर जुबिया, मैं क्वेश्चन था यहाँ पर जी जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि यहाँ पर मुझे बताया जा रहा था कि व्हेन आई हैड हेमोप्टिसिस तो दे टोल्ड मी टू स्टॉप पल्मोजाइन। पल्मोजाइन के काफी आर्टिकल्स भी मुझे उन्होंने दिए थे कि व्हिच हैव प्रूवन कि उससे थोड़ा हेमोप्टिसिस का प्रोग्रेशन बढ़ जाता है फॉर द टाइम बीइंग अक्यूटली, बट वंस हेमोप्टिसिस इज सेटल्ड डाउन देन यू कैन ऑलवेज स्टार्ट अगेन। तो इसमें क्या हकीकत है? जी बिल्कुल। जैसे मैंने आपको वो जो एक स्लाइड थी ना जो सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंसेंसस स्टेटमेंट वाली थी, उसमें ये है कि जो मैसिव अगर हेमोप्टिसिस होगी तो उसमें वी विल स्टॉप नेबुलाइजेशन एंड वी विल स्टॉप चेस्ट फिजियोथेरेपी। स्कैंट में यूजुअली अगर थोड़ी, स्कैंट का मतलब है लेस देन 5 ml व्हिच इज वेरी लिटिल, यानी स्प्यूटम स्ट्रीक्ड विद ब्लड, उसमें यूजुअली हम स्टॉप नहीं करते हैं। लेकिन जो इंटरमीडिएट होगा, जो माइल्ड टू मॉडरेट होगा, उसमें अगेन डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट, अगर अमाउंट ज्यादा है तो फिर उसमें भी हम स्टॉप करेंगे। जी बिल्कुल। मैं मेरा मसला ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, केस बेस्ड क्वेश्चन है कि 21 इयर्स की एज में ये सीएफ की मरीज थी जिनको हेमोप्टिसिस हुआ था, और 2017 की बात है जिस वक्त इनकी ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन की गई थी। 2 साल के बाद दोबारा इनको इसी तरह से खांसी में खून आने लगा जो कि 7 दिन तक आता रहा, और उन्होंने बताया कि काफी मैसिव था। तो उस वक्त जब ब्रोंकोस्कोपी की गई तो उसमें ये पता चला है कि इनको बताया गया कि इसमें सिर्फ क्लॉटेड ब्लड है। तो ये कहती हैं कि मैं कंफ्यूज हूँ उस बारे में कि ये सिर्फ क्लॉटेड ब्लड था, तो ये मुझे इतनी मैसिव ब्लीडिंग फ्रेश ब्लड कहाँ से आ रहा था? अच्छा, तो इसमें जो है ना ये है कि नॉर्मली हम जो सीएफ जो कंसेंसस स्टेटमेंट है इसमें ये कि सीएफ पेशेंट में जब हेमोप्टिसिस होती है, और स्पेशली अगर मैसिव हेमोप्टिसिस होती है, तो यूजुअली वी गो फॉर ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन, वी डोंट गो फॉर ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी के थ्रू हम जो करते हैं, ब्रोंकोस्कोपी क्यों करते हैं, वो ये होता है कि वी गो देयर इनसाइड, वी लुक एट द एयरवेज, जो ब्रोंकाई है, और अगर उसमें थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो रही होगी ना, तो उसमें पॉसिबल है कि मे बी यू विल सी द साइड जहां से ब्लीडिंग हो रही है। तो फिर उस साइड को डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं, उससे ब्लीडिंग को स्टॉप करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन अगर मैसिव हेमोप्टिसिस किसी बंदे को हो रही है, तो उसमें chances of finding the point of bleeding is not possible, because इतनी ज्यादा ब्लड निकल रहा है कि आप उसको लोकलाइज नहीं कर सकते हैं। तो उनको जो क्लॉटेड ब्लड नजर आ रहा था, वो तो वो ब्लीडिंग हो रही थी, जो कि जब ब्लीडिंग होती है तो वो खून मतलब नॉर्मल है कि वो जो है ना जमेगा तो क्लॉट बनेगा। लेकिन सोर्स ऑफ जो ब्लीडिंग है वो ब्रोंकोस्कोपी से इसलिए पता नहीं चलेगी क्योंकि ब्लीडिंग ज्यादा थी, तो उसके लिए दोबारा फिर ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन करनी होती है, या एंजियो जैसे कहते हैं, सीटी एंजियो, ताकि हम वो सोर्स ऑफ ब्लीडिंग को मतलब फाइंड करने की कोशिश करें। और जैसे मैंने अपने उसमें लेक्चर में बताया कि ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन का रिजल्ट 100% नहीं होता, मेजॉरिटी ऑफ द नॉट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम काफी पेशेंट्स में रिकरेंस होगी या फ्रॉम द सेम प्लेस, या कोई और आर्टरी जो है ना वो टाइम के साथ डिस्ट्रॉय होगी और वहां से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। तो एक टाइम की ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन डज नॉट मीन कि इस पेशेंट को दोबारा ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू मे नीड इट अगेन एंड अगेन। अच्छा, सही है। ठीक, ये हो गया। हाँ जी, ये वैसे इसका भी आंसर अभी आपने कर ही दिया। वो यही था कि जब ट्रीट हो गया एक दफा फॉर एग्जांपल एम्बुलाइजेशन से, तो अब हाँ दोबारा क्या रिकरेंस के चांसेस होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं, तकरीबन हेमोप्टिसिस के चांसेस तो बहुत होते हैं। बताया था मैंने अपने लेक्चर में, जी वो जी जो नंबर बिल्कुल, है। आपने जी बताया था। जी, वो तो होते हैं। सही।
एक वैसे कुछ तो क्वेश्चन, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि क्या ये जाइंट बुला न्यूमोथोरैक्स और ट्रैप्ड न्यूमोथोरैक्स में क्या डिफरेंस होता है? तो ये भी लेक्चर में मैंने वो खास एक स्लाइड डाली जी। थी इसका आंसर के लिए कि जो छोटे होते हैं उनको बुलाई बोलते हैं, उससे जो बड़े होते हैं, जो छोटे होते हैं उनको ब्लेब्स बोलते हैं, जो उससे बड़े होते हैं उसको बुलाई बोलते हैं। जब ये फट जाते हैं तो उससे न्यूमोथोरैक्स बनता है। और ट्रैप न्यूमोथोरैक्स ये होता है कि जैसे हम अगर प्लूरोडोसिस फॉर एग्जांपल हमने कर ली और हम अपनी तरफ से तो हमने कोशिश की कि हम पूरे प्लूरल स्पेस को जो है ना खत्म कर दे, ब्लॉक कर दे, लेकिन बाज़ दफा ये होता है कि प्लूरोडोसिस कंप्लीटली नहीं होता, उसमें थोड़ी सी जगह रह जाती है। तो जो जगह अगर रह गई और वहां पे जो है ना फिर दोबारा न्यूमोथोरैक्स हो गया, तो अब वो न्यूमोथोरैक्स उस जगह में मतलब वो एयर वहां उस जगह पे फंसा हुआ होगा, तो उसको ट्रैप न्यूमोथोरैक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एक लिमिटेड जगह में ट्रैप हो चुका है। जी, बिल्कुल ठीक है। अब वैसे कुछ तो क्वेश्चन आए हैं जो इस तरह टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, उनको फिर बाद में देख लेंगे। एक ये पूछ रहे हैं कि क्लेब्सियला बैक्टीरिया जो है वो कितना हार्मफुल होता है? तो क्लेब्सियला भी काफी हार्मफुल है नॉन सीएफ पेशेंट्स में। तो जो वन ऑफ द जैसे वन ऑफ द बैक्टीरिया जो कि ज्यादा डैमेज कर सकते हैं वो उसमें क्लेब्सियला भी आता है। सीएफ पेशेंट्स में यूजुअली इतना कॉमन नहीं है, जो बाकी नाम मैंने बताए थे वो ज्यादा कॉमन है, लेकिन ये कि क्लेब्सियला भी अगर होगा तो वो भी डैमेज करेगा, नॉट एज मच एज सुडोमोनास यूजुअली, लेकिन इट कैन कॉज डैमेज। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल विद द क्वेश्चंस। जी डॉक्टर अली। तो नहीं आए। So thank you very much indeed. हाँ जी। जी, just want to say a big thank you to Dr. Durdana. माशाल्लाह आपने काफ़ी टाइम और एफर्ट इसमें डाली. Very well explained. I learned lots of things myself as well. और बिलखसूस जो आपने एनाटॉमी पेश की वो मेरे लिए काफ़ी रिवीजन थी, काफ़ी सालों से मैंने एनाटॉमी नहीं पढ़ी थी, तो वो भी होगी. और माशाल्लाह यू कवर्ड द टॉपिक्स वेरी वेल एंड इन ग्रेट डिटेल. हम सब इंशाल्लाह इससे बेनिफिट लेंगे. और जो मैंने जो मैसेज इससे लिया आपकी पूरी टॉक से कि ये कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनका इलाज है, लेकिन सबसे बेहतर चीज़ ये है कि हम इन कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट कर सकें गुड न्यूट्रिशन के साथ, फिजियोथेरेपी के साथ, अवॉइडेंस ऑफ इन्फेक्शंस के साथ और ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस, कि इन चीज़ों को हम शुरू से ही अगर ना होने दें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे बच्चों की सेहत और जो भी बच्चे बड़े हैं जिनको सिस्टिक फाइब्रोसिस है उनकी सेहत जो वो अच्छी रहेगी और इन कॉम्प्लिकेशंस इंशाल्लाह वो नहीं गुजरेंगे. तो जो बेसिक्स हैं प्रिवेंशन की चीज़ें हैं प्लीज़ उसके ऊपर जो है वो सभी जो है वो ध्यान दें, कंसंट्रेट करें ताकि नौबत इस चीज़ तक पहुंचे ना कि कॉम्प्लिकेशंस आए. लेकिन जो अगर आ भी जाएं तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत अच्छे तरीक़ा से हमें समझा दिया कि क्या कॉम्प्लिकेशन होती हैं और कैसे ट्रीट किया